वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे सेना में भारतीय सेनाओं का युवा चेहरा देने की। इस कवायद में 4 साल के कार्यकाल के अनुबंध के आधार पर भर्तियां की जा रही है, लेकिन सरकार इस नई अग्निपथ योजना के खिलाफ अगर देखा जाए तो ये जो योजना है उसको लेकर उग्र प्रदर्शन भी हो रहा है। रेल जलाई जा रही है, हिंसा आगजनी का तांडव देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों अग्निपथ की राह में आक्रोश क्यों? और लगातार जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, इसे लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी पर आज की डिबेट को खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार सेना में 4 साल के लिए युवाओं को अग्निवीर बनाने के लिए जिस अग्निपथ योजना को सामने लेकर आई है, उसे लेकर कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। 8 रेल जला दी गई हैं और इस योजना के विरोध में कुछ तर्क भी दिए जा रहे हैं। इस योजना को उन बदलते हालातों में भी देखा जाना चाहिए कि जहां पर दुनिया भर के देश अपने सैन्य क्षेत्र में ढर्रे में बदलाव कर रहे हैं। भारत ने भी इसी दिशा में एक कदम उठाया है, जिसमें सेना की तीनों अंगों के लिए युवाओं की भर्ती होगी। इस भर्ती में 25% युवाओं को क्षमता और दक्षता के आधार पर स्थायी कर दिया जाएगा। एक तरह से अग्निपथ योजना युवाओं को दक्ष बनाएगी। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। युवाओं को सेवा मुक्ति के बाद जो लगभग 11 लाख की राशि मिलेगी, उसे वे अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। एक तरह से 4 साल की यह सेवा युवाओं को दक्ष और कार्यकुशल बनाएगी। लेकिन जिन लोगों को अपने तर्कों पर यह योजना ठीक नहीं लग रही, उनमें कई हिंसा और आगजनी पर उतर आए हैं। भारत सरकार ने तीनों सेनाओं में वेतन, पेंशन आदि के खर्च को कम करने के उद्देश्य से भी इस योजना को धरातल पर उतारा है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि भारत के रक्षा बजट में लगभग 5,25,000 करोड़ के रक्षा बजट में पेंशन का हिस्सा 1,19,000 करोड़ के आसपास का है। माना भारत को अब दक्ष सैनिक मिलेंगे, बल्कि अग्निवीर बनना या ना बनना ये तो उनके विवेक और इच्छा पर निर्भर होगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण नैथानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड से। हमारे साथ के सिन्हा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ राजेश राठौड़ जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? हाँ जी, हाँ जी अरुण जी, क्योंकि आप जी। लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से अग्निपथ जिस दिन से आया, तो अग्निपथ की राह में आगजनी आजकल दिख रही है। लगातार आक्रोश है, गुस्सा है। आखिर मामला क्या है? और अरुण जी, इस योजना को आप कैसे देखते हैं और कौन सा ऐसा पेच है जो इसमें आपको लगता है कि वास्तव में ये सही जगह नहीं है? कुछ ना कुछ तो भ्रम की स्थिति बनी है। अरुण जी। हाँ, निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है सरकार का, लेकिन भारत में अथाह आर्थिक असमानताएं हैं और गरीबी है। और बल्कि आप अगर कई राज्यों को देखें तो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो जो आर्मी से आने वाले मनी ऑर्डर की व्यवस्था थी उस पर आधारित रही है। तो एक रोजगार का विश्वास पात्र जरिया रहा है लोगों के। रोजगार का जो संकट है उसके चलते लोग एक तो हमारा जो माइंडसेट है कि हम लोग पेंशन वाली जॉब और इस पे जो मानसिकता है हमारे भारत में वो अभी भी बरकरार है। तो दूसरी बात ये कि जो हताशा, जो गुस्सा नजर आ रहा है, ये जो कोरोना काल का जो संकट था, जिस दौरान ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, बहुत से लोग तैयारी करते रहे हैं। आज ये घटना हरियाणा से आई है जिसमें कि
युवक ने जो है जीवन समाप्त किया। उसका कहना था कि वो रिटर्न परीक्षा पास कर चुका था, लेकिन और वो इंटरव्यू पास कर चुका था, लेकिन रिटर्न नहीं कर पाया क्योंकि वो परीक्षा स्थगित होती गई। तो उसको एज वाला जो फैक्टर था वो सामने खड़ा था उसके सामने। तो ये ऐसा नहीं है कि भारत में अकेली पहल है, तमाम देशों में इसकी पहल है। उसके नकारात्मक पक्ष भी हैं और सकारात्मक पक्ष भी हैं। लेकिन भारत की स्थिति में जहाँ की एक बड़ी आबादी जो है रोजगार के लिए इस पर निर्भर करती है, वहाँ उन विकसित देशों से हम लोग तुलना नहीं कर सकते। यहाँ हमारे गहरे एहसास हैं। सवाल इस बात का भी है कि जो 4 साल का जो जवान है, वो किस स्तर तक अनुशासन और उम्मीदों के साथ जुड़ा रह सकेगा, ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि तीसरे साल के बाद उसकी चिंता ये रहेगी कि मैं चौथे साल बाद क्या करूंगा। एक युवा अवस्था होती है और भारत में ये अवस्था ऐसी है कि इस अवस्था में रोजगार मिलता है लोगों को, तो वो एक संकट उनके सामने है। और ये मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्ग वाले परिवारों के बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी है परिवारों पे। निस्संदेह मोदी जी का एक प्रगतिशील कदम है। और ये कहा जा रहा है कि बाहर जो सेना का जो पेंशन का फंड है वो 1 लाख 1.25 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। और निस्संदेह आने वाले समय का प्रबंधन, आर्थिक प्रबंधन करना होता है, नए अनुसंधान और नई चीजों को है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि तमाम देशों में जो है जो आधुनिक तकनीकें आई हैं सेना से जुड़ी हुई है, उसके लिए जो मानवीय फोर्सेज है उसमें कटौती रही है, कई जगह हुई है। तो ये सारी चीजें भी अपनी जगह हैं। लेकिन भारत में जहाँ रोजगार की स्थिति चुनौतीपूर्ण है, वहाँ युवाओं का एक बड़ी उम्मीदों के साथ उतरना और लंबी, वैसे ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रेनिंग प्रक्रिया है वो भी, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। 6 महीने की होगी, वैसे सामान्य तौर पर 9 महीने की होती है। या और भी कई चीजें हैं। या ये भी कहा जा रहा है कि जो चुनौतीपूर्ण स्थान है, लेह लद्दाख है और आपका JNK है, यहाँ इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कम प्रशिक्षण से कितना कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने लगातार ये भी कहा है कि 25% लोग को आगे बढ़ेंगे इसमें। और बल्कि मध्य प्रदेश और कई राज्यों से ये कहा गया है कि उनको पुलिस में वरीयता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनको इस बारे में आश्वस्त कर ले। हालांकि उनके पास बहुत सारे परिदृश्य खुलते बिल्कुल हैं अरुण उनके जी, सामने। ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अरुण जी, एक बात यह है कि जब योजना आई उसके बाद से आप देखिए कि लगातार योजना का विरोध एक अलग तरीके का होना चाहिए था। योजनाओं के विरोध होते रहे लगातार, आपने देखे भी हैं। लेकिन जिस तरीके से गुस्सा भड़का है वो कहाँ तक सही है, और गुस्सा भी इस कदर कि रेल फूंक दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हाँ युवाओं को कुछ तो भ्रम है, शायद वो जो हाँ, भ्रम नहीं क्लियर करना चाहिए वो उस तरीके जी की स्थितियां अभी तक नहीं बनी है कि भाई उनको कैसे समझाया जाए कि इस योजना में ये खास है और आपका भविष्य, क्योंकि मेन यहाँ पे लड़ाई है भविष्य सुरक्षित होने की। जी जी, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखो, इसके कई पक्ष होते हैं। जो गुस्सा भड़कने वाली जो बात होती है, एक जो अनुशासित जो सैनिक बनने वाला है उसके हिसाब से इस तरह की हिंसा अनुचित है। लेकिन इसकी भी राजनीति भी जुड़ी हुई है। और पिछले दिनों जब रेल वे को लेकर के आंदोलन हुआ था, तो उसमें कई ऐसे लोग सामने आए थे जो कि प्रशिक्षण देने वाले या कोचिंग देने वाले उनके लोग थे। तो वेस्टर्न इंटरेस्ट के लोग भी हैं इसमें, और वो लोग भी हैं जो राजनीतिक लाभ इस चीज का उठाना चाहते हैं, वो भी लोग इसमें भी हैं। लेकिन हाँ, उनको आश्वस्त किया जाना चाहिए इस बारे में कि आगे जाकर की प्रक्रिया उनके लिए नए द्वार भी खोलती है, तात्कालिक भी करती है और उनको एक नया अवसर भी देती है। हालांकि उनको ये भी एहसास कराने की जरूरत है कि तमाम देशों में कई जगह तो ये अनिवार्य रूप से इस तरह की अल्पकालिक सेवाएं हैं, सेना में कई अनिवार्यता में है। और जैसे रूस में है, वहां भी कुछ टाइम पीरियड के लिए, चीन में भी 2-1 साल के लिए इस तरह की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन फिर बात घूम फिर के बात वही आ जाती है कि रोजगार की जो जो संकट है और एक बड़ी आबादी का उस पर निर्भरता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चले आ रहे हैं इसमें। कई कई पीढ़ियों के लोग सेनाओं में हैं, तो उनके लिए एक सपना भी है, वो एक परिवार को पालने का जरिया भी है, एक भविष्य का आगू भी है। और सबसे बड़ी चिंता उनकी है कि अधर्म में ना पड़ जाए। हमें उन्हें आश्वस्त करने की जरूरत है कि उनके लिए सरकार इस तरह की कोई गंभीर घोषणा करे कि हम आश्वस्त करते हैं ये बच्चे यहाँ से पढ़ जाएंगे। बहुत स्कोप है देश में, अर्ध सुरक्षा बलों में है, पुलिस में है, राज्यों में बहुत भर्ती की जरूरत है। तो और ये एक शुरुआती प्रक्रिया है, और उसको तो गंभीरता से युवाओं को लेना चाहिए कि कम से कम एक चीज खुल तो रही है। उसको आने वाले समय में हो सकता है और बदलाव आएंगे उसमें, और उनके लिए अलग तरह के द्वार खुलेंगे। उनके लिए ट्रेनिंग भी है वहाँ पे, उनके लिए पढ़ाई भी है वहाँ पे, इंटर्नों के पास निकलेंगे वो, ITI की ट्रेनिंग भी है, उनको एक नए अनुभव से गुजरना होगा। और जीवन खत्म थोड़ी हो जाता है 4-5 साल में। आदमी को, हम लोग सरकारी नौकरी के माइंडसेट से और पेंशन वाली नौकरी के माइंडसेट से निकलने की जरूरत है। जो लोग निकले हैं उन्होंने, देखो अमेरिका में, ब्रिटेन में, लंदन में लोग बिना जॉब सिक्योरिटी गए हैं और आज वो अरबोपति खड़े, एक बड़ा दायरा उनके लिए खुल जाता है।
लेकिन ये भावनात्मक मुद्दा है, इसको संबोधित किया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और भावनात्मक मुद्दा है, यही तो बात है, इसलिए शायद राजनीति भी वहाँ जरूर आती है जहाँ बात भावनात्मक मुद्दों की हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ के सिन्हा साहब भी हैं। के सिन्हा साहब, क्योंकि बात सैनिक की है तो आपसे ज़्यादा अच्छे से कौन बता पाएगा आखिर ये पूरा जो मामला है वो क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसे आप कैसे देखते हैं, इससे युवाओं का जो भविष्य है कैसे सुरक्षित होता है, माफ कीजिएगा, और कैसे असुरक्षित भी हो सकता है, क्योंकि इसके दोनों कारण पे आपसे जानना चाहेंगे, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे जी। देखिए संजय जी, पहले ये समझिए कि ये जो योजना आई है ये बहुत बारीकी से, बहुत विश्लेषण के बाद और बहुत इसकी एक लंबी प्रक्रिया रही है। और ये प्रक्रिया तो 2 साल से उसमें एक्टिवली काम हुआ है और सारे पक्ष के ऊपर देखी गई है कि किस तरह से अपने सेना के लिए, इसके अलावा कैसे जो युवा शक्ति आ रही है वो कैसे और ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल हो। हाँ, कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है वो है जो इंफॉर्मेशन का प्रदान करने की कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई। देखिए, मैं इसको बहुत दिनों से तकरीबन 1.5 साल से 2 साल से इसको ट्रैक कर रहा हूं और डिटेल में गया हूं। जो पहली प्रक्रिया आप देखेंगे वेटरनों से आई थी, कुछ लोगों ने असंतोष इसमें दिखाया। तो 2 चीजें हैं सेना की तरफ से। एक तो ये जो आपका स्कीम है सेना के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा है सेना, देश है और उसके ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट बहुत बड़ा है। आपकी जो टोटल जो हमारी एज लिमिट्स हैं वो 36 साल की एवरेज होती थी जवानों की, वो अब घट करके 24-25 आने का उद्देश्य है जब ये पूरा का पूरा स्कीम आ जाता है। उसके बाद दूसरी बड़ी बहुत बड़ा बेस बन रहा है, जहां 1 लोग सेना में भर्ती होते थे, अब वो तकरीबन 4 गुना 4 टाइम 3 टाइम मोर और आएंगे। तो ये तो कही बात। हाँ, उनका एक लैटरल जो ऑब्जर्व करना है कि 4 साल के बाद आप उनको अपने भविष्य पे नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए भी काम चल रहा था, मगर ये शायद बता नहीं पाए। वो बाद में उनको एक बताया है कि अभी भी खुले तौर पे नहीं आया है। देखिए, ये जो लोग आएंगे ये लोग इतने एम्पावर्ड होंगे और इतनी इनकी अपॉर्चुनिटीज होंगी, शायद उस अपॉर्चुनिटीज के बारे में लोग नहीं, और दूसरे जो इसके बारे में नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। देखिए, एक कंफर्ट जोन होता है फौज के अंदर में भी। हम लोगों ने, मैंने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं और इंसर्जेंसी में काम किया है। कारगिल यहाँ के रिपोर्ट के बाद ये जो एज घटाने की बात, उसमें मैं खुद कमांडिंग ऑफिसर था उस समय, और हम सीमा के उस पार ऑपरेट करते रहे। तो मुझे पता है कि जो हमारे लिए क्या जरूरत है उसको मद्देनजर देखते हुए ये रिफॉर्म्स को लाया गया है। और युवा को कतई भ्रम नहीं होना चाहिए। देखिए, ये आप इसको जब देखेंगे, जब ये आ जाएगी पूरी स्कीम अपने पूरे स्वरूप के ऊपर में, हाँ, उसकी कुछ बिंदुएं हैं जो कि चैलेंजेस हैं, उसको एड्रेस करने की बहुत तत्परता से जरूरत है। बोथ जो इंडिविजुअल आ रहे हैं और दूसरे जो सेना के लिए भी कुछ चीजें उठाई जाती हैं, जो हमारे वेटरन्स भी कुछ अप्रीहेंशन जारी कर रहे हैं, वो उनका भी जायज है, मगर उसके लिए सब चीजों का ध्यान रखा गया है। मगर ये चीजें आई नहीं है, बताई नहीं गई हैं, और जल्दी में और इसमें असामाजिक तत्व, मेरे को ऐसा लगता है, उसका फायदा उठा करके इस तरह की चीजें भड़का रहे हैं। सेना में आने वाला कोई भी युवा इस तरह से प्रदर्शन नहीं, वो डिसिप्लिन्ड है, वो नहीं कर सकता इस तरह से आगजनी, इस तरह से विरोध। आपके विरोध सड़कों पे नहीं हो सकते। सेना एक बहुत सुसंगत, एक बहुत ही सुदृढ़ एक ऑर्गेनाइजेशन है, और हम वेलफेयर पे बहुत ध्यान देते हैं। हमारे को जो भी ज्वाइन करता है, चाहे हमारे सैनिक हो, चाहे ऑफिसर्स क्लास हो, जेसी हो, उसको उसके वेलफेयर को, उसके जीवन की तरक्की को, ये पूरे जीवन का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कोई कह दे कि 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और फिर तो ये भ्रमित करने की बात। हाँ, यदि इसके ऊपर में सोच विचार नहीं किया गया है तो हम लोग भी, मैं भी लगा हूं, सारे लोग लगे हैं
जोर शोर से पुरजोर से, क्योंकि उनको आप मझधार पे नहीं, उनको और बड़ी अपॉर्चुनिटी। और मुझे जैसा यकीन है, क्योंकि मैंने इसके बहुत डिटेल में इसका आकलन किया है, उसका विश्लेषण किया है, इसके ऊपर मंथन किया है, मेडिटेट किया है। नहीं के सिन्हा साहब, आपने जो बताया कि ये जो समझाया जाना चाहिए था कि 4 साल के बाद आखिर क्या, तो के सिन्हा साहब, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, आप देखिए कि प्रदेश के अंदर पुलिस है, पीएससी है, उसके अलावा अर्धसैनिक बल और बहुत सारे हैं, उसके अलावा हमारे वनों के अंदर बहुत सारी भर्तियां होती हैं, और फिर उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, सिक्योरिटी सर्विसेज हैं हमारे यहाँ बहुत सारी। तो ये सारी चीजों पर शायद पहले काम होना चाहिए था, या इसके बारे में कहीं ना कहीं पहले एक रिजर्वेशन देना चाहिए था, तब ये योजना आनी चाहिए थी। कुछ इस तरीके की बातें भी चल रही है। तो जो भविष्य की सुरक्षा है, पहली बात तो यह है कि उसे लेकर ही शायद सारा विरोध है, या इसके पीछे कुछ और कहानी आपको लगती है? जी देखिए, विरोध तो दोनों ही है। जो युवा आना चाहते हैं उनको कहीं नहीं कहीं शंका है कि 4 साल, जिस तरह से आया कि 4 साल के बाद निकाल देंगे, इस तरह से ऐसा सुनने में आया, तो वो तो भ्रमित है ही। पर उसके ज्यादा जो देश के असामाजिक तत्व हैं, जो इस तरह की गड़बड़ियां फैलाना चाहते हैं, और आप देख रहे हैं छोटे छोटे बातों में, और किस तरह से आगजनी की घटनाएं, किस तरह से तोड़, ये पक्ष विपक्ष का बात नहीं है। सेना पक्ष की भी है, विपक्ष की भी है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से बयान आते हैं कि इसको आपको मोड़ना ही पड़ेगा, मैं आपको फिर से यकीन दिलाता हूं, मैं सेना में रहा हूं, सेना के लिए मरता हूं, सेना के लिए जीता हूं, और सेना देश के लिए मरने के लिए तैयार हूं, और इसी तरह सारे जज्बा रखते हैं। मुझे यकीन है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये स्कीम जब आएंगे, जो हमारे लोग, हमारे साथी जो आएंगे और स्कीम को ज्वाइन करेंगे एज ए वॉलंटियर, नॉट एज अ कॉन्स्क्रिप्ट, जो आपके चैनल में अभी कोई बता रहे थे कि रूस में भी है, चाइना, वहां कॉन्स्क्रिप्शन है, ये वॉलंटियर है। बहुत डिफरेंस है इसमें हमारे यहाँ ये एक हमारे लिए जीवन है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये जो हमारे आप देख रहे हैं, इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो है कि कितना कंसर्न है, कितना आपका मनोबल है कि आदमी अपने को आपा खोलता है। ये कुछ हैं लोग आपा खो गए कि हमें फौज में आना है, उनको बहुत जरूरी है कि समझाएं। आपके माध्यम से आपकी जब चल रही है तो लोगों को समझाएं, ना कि भड़काएं। मगर कोई लोग इसको भड़काने की चेष्टा करते। ये डिबेट नहीं हो सकता पक्ष विपक्ष के ऊपर में, ये स्कोरिंग पॉइंट नहीं है। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना विपक्ष के लिए, जितना कि पक्ष के लिए। तो आप खड़े होइए, लड़ाई लड़िए उसके लिए, और मैं भी लड़ाई लड़ूंगा कि हमारे लोग जो सेना को ज्वाइन करते हैं 4 साल के लिए ही, वो देखिएगा, आपको ऐसा समय आएगा कि उनको सेना के अंदर में रोकना भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतना लिक्रेटिव होगा उनके लिए कि बाहर जाकर के और दूसरी चीज करने के लिए। हमारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या इतना लुक्रेटिव हो जाएगा कि 4 साल के बाद कोई रुका ना। जो हम चाहते हैं कि 25% हमारे यहाँ रुके, और फिर जो 2 चीजें हैं, सेना का एक परमानेंसी, और एक है जो अग्निपथ का से एक युवा शक्ति का लेना। तो हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर चिंतित हैं। मगर चीजें हैं दूसरी जो खुल के आ रही हैं कि ये लड़के बेकार हो जाएंगे, क्या करेंगे, समाज में इनका क्या होगा, वो आप आने दीजिए समय। कोई ऐसा देश ऐसा कोई नहीं ले लिया कि बस यही चीज होगा। ये चीजें डायनेमिक हैं, ये चीजें होती हैं। बिल्कुल ये बहुत सारी चीजें हैं। के सिन्हा साहब, अभी आपके पास आऊंगा जी, क्योंकि हमारे साथ राजेश राठौर भी हैं, नेता हैं कांग्रेस के, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर विरोध के कारण क्या है, और क्या लगता है कि कौन सी असुरक्षा ऐसी हो जाएगी कि जिससे युवा बेकार हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं राजेश भाई, अगर आप देखें तो विरोध होना चाहिए, ठीक है, विरोध होता भी है, लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं कि आप जो हमारी संपत्तियां हैं उसको ही आप खराब कर दें। क्योंकि 2 लोग इस तरीके का काम करते हैं और हजारों लोग उसकी चपेट में आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर बात करनी है तो विपक्ष को भी ये बात करनी चाहिए कि जो 30% लोग तो वहां रुकेंगे, जो 70% लोग हैं उनका भविष्य युवाओं का
कैसे सुरक्षित हो, बात इस पर होनी चाहिए। आक्रोश इस बात पर होना चाहिए कि भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक आंदोलन चलाया जाए, एक बात की जाए, सदन में रखी जाए। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ये कौन सा रास्ता हुआ कि ये कह दिया जाए कि आग लगा दी जाए, रेल फूंक दी जाए, सड़कें तोड़ दी जाएं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। राजेश भाई। संजय जी, बड़े आदर और सम्मान के साथ आपका भी सुन रहा था और के सिन्हा साहब का सुने, चूंकि रिटायर्ड ऑफिसर हैं सेना के, और उन जी का भी सुने। हम लोग डिबेट में बैठे हैं व्यापक बात करने के लिए, न कि एक दूसरे पर आरोप पर प्रत्यारोप के लिए। ये तो हम दोनों पैनलिस्ट से भी आग्रह करेंगे, सुने, अगर मेरी बात गलत हो तो बाद में उसका जवाब देंगे, तो हम भी सीखेंगे उससे। है क्या ये मामला, जब अग्निपथ की बात आई तो आप देखे होंगे कि सड़कों पे किसी दल के लोग नहीं गए। सड़कों पे अचानक बच्चे आए, नौजवान आए, वो आए जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे, पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी कर रहे, वो सड़कों पे आए। और कोई राजनीतिक दल के झंडा आप नहीं देखोगे। वो जो नौजवान है उसको आप किसी पार्टी से नहीं बांट सकते हैं, किसी धर्म से नहीं बांट सकते, किसी समुदाय से नहीं बांट सकते हैं। न वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित से आप नहीं बांट सकते। सभी नौजवान सेना में नौकरी करना चाहते थे और चाहने इसलिए तैयारी कर रहे थे। हम लोग के भी घर में, हम बिहार से आते हैं। आदरणीय के सिन्हा साहब समझ रहे होंगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इन सब राज्यों के सर्वाधिक लोग तो सेना में, पुलिस में ही, पैरामिलिट्री फोर्स में ही नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ और सब विकल्प कम है। इसीलिए मैं कहा कि ये दिक्कत कहाँ आई। ये गुस्सा नौजवानों के अचानक नहीं फूटा है, लगातार आप देखते हुए कि सरकार की वो विफलता, हम सरकार की विफलता इसलिए कर रहे हैं कि बार बार हर विभागों में कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें नौकरी में कटौती नहीं हुई हो। आप कोई एक ऐसा विभाग बता दे। हम सेना की बात करते हैं, 3 साल से सेना में बहाली नहीं हो रही है। जो बहाली हो रहा है, जो परीक्षा लिए जा रहे हैं, उसके रिजल्ट नहीं आ रहा है। आखिर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये तीनों में अगर 3 साल में बहाली नहीं हुई, 3 साल में तो लोग रिटायर किए हैं, तो उनके जगह पे कौन है? सरकार की योजना क्या है? अगर सरकार ये स्पष्ट करे, क्या वो नियमित बहाली से अलग या वॉलंटियर बनाने की बात चल रही है, या वो जो पद खाली हो रहा है उसको वॉलंटियर से भरे जाए। तो जो बच्चे सेना में बहाली के लिए, सेना में सैनिक बनने के लिए तैयारी कर रहे थे, वो वॉलंटियर क्यों बनेंगे? अब वॉलंटियर बन भी गए, मान लिए आदरणीय के सिन्हा साहब का, वो रिटायर हैं, उनको हो सकता है 50-60 हजार रुपया सैलरी भी मिल रहा हो, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, मैं अवगत नहीं हूँ। अधिकांश सेना का ऑफिसर रिटायर होते हैं तो बड़े शहरों में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, अच्छे अच्छे जगहों पे रहते हैं। हम गाँव से आते हैं, सुबह आप सड़कों पे जाएंगे, सुबह अगर 4 बजे आप निकलते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में, तो देखेंगे कि हजारों बच्चे सड़क पे दौड़ रहे हैं। मैं सबका नौकरी नहीं होता, लेकिन उसमें से कुछ की हो जाती है। अगर आप 21 साल के उम्र में उसको 4 साल की नौकरी हो गया, तो हो गए 25 साल के। 25 साल के बाद वापस आ गए, उसमें से 75% लोग। आदरणीय के सिन्हा साहब बता दीजिए कि 25 वर्ष की उम्र के बाद वो क्या करेंगे? इस बीच में अगर उसकी शादी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो क्या करेंगे? उसके बच्चे 30 हजार की सैलरी के बाद अब कहाँ 10 हजार पे आ जाएंगे या बिना पैसे के रहेंगे? उसका सवाल उसके भविष्य के लिए हो रहा है। सवाल सरकार की योजना पे विरोध नहीं है, सरकार के गलत योजना का विरोध हो रहा है। यह सरकार स्पष्ट करे कि सेना में जो पद है वह नियमित के अतिरिक्त है या नियमित के लिए है। विरोध इस बात का है, और इसको अग्निपथ नाम दे दिए। ये तो सूली पथ हो गया कि कोई नौजवान, आदरणीय के सिन्हा साहब का अगर सुपुत्र हो गए, क्या अपने बेटा के 4 साल के लिए कहीं नौकरी लगवाएंगे? नहीं लगवाएंगे। अगर ट्रेनिंग देने की बात आती है तो कर दीजिए कंपल्सरी कि देश का हर नौजवान सेना में ट्रेनिंग लेगा, चाहे वो पीएम का बेटा। जी, मुझे लगता है संपर्क राजेश से टूट गया है। आप जिस प्रकार से कर रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार का जो योजना, हम आग्रह करते हैं कि मेरी पूरी बात को सुनने का प्रयास किया जाएगा। लगातार 2014 के बाद सरकार ने जिस प्रकार से ठगने का प्रयास किया, नोटबंदी उनका विफल रहा, नौकरी में कटौती हुई, लोग बेरोजगार हुए, 2 करोड़ नौकरी के वादा किया गया, और जिस दिन से राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है उस दिन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके बताया कि 10 लाख लोगों को रोजगार दें, जहां उनको 16 लाख लोगों की वो बात किया था। तो वो 2024 की तैयारी में आप है ना, युवाओं को कौन भटका रहा है? युवाओं को कोई भटका नहीं रहा है, और न कोई भटका रहा है, सरकार भटक गई है।
सरकार 2024 में नौजवानों को ठगना चाह रही थी कि 4 साल के नौकरी में हम लाखों को नौकरी दे देंगे, वो हमको वोट करेंगे। अरे 4 साल में बिहार के नौजवान और उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारत के नौजवान ठगने वाला है क्या? और छात्र के आंदोलन को हम अहिंसक आंदोलन के हम तारीफ नहीं करते, लेकिन मांग उनकी जायज है। हम कहेंगे जेपी आंदोलन की तरह यह आंदोलन स्वतः है, सरकार के नाकामयाबियों के खिलाफ है। आप नौकरी में कटौती करते हैं, 4 साल की नौकरी देने की बात करते हैं। आज आदरणीय के सिन्हा साहब को पेंशन नहीं मिलता तो क्या होता? चलिए, बहुत सारी चीजें हैं राजेश भाई। बात ये हो रही है कि जो आक्रोश है उसका तरीका क्या हो, क्योंकि आक्रोश दिखाना भी चाहिए। एक बात तो तय हो गई है कि देश में सेना में जाने का जो जज्बा युवाओं का है वो दिख रहा है। युवा आज भी जिस तरीके से सेना का सम्मान करता है वो भी सामने है। युवाओं के अंदर सेना में जाकर देश सेवा का जो भाव है वो भी दिख रहा है, लेकिन उस भाव के पीछे जो आक्रोश दिख रहा है, जो घटनाएं दिख रही हैं, कहीं ना कहीं उसे लेकर बात होनी चाहिए और उस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि बात युवाओं के भविष्य की है। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम सत्ता के टेम्परेचर में बात कर रहे हैं अग्निपथ की। जो अग्निपथ है उसकी राह में जो आग जनी है, जिस तरीके की घटना है, उसे लेकर सभी खास मेहमान हमारे साथ है कि आखिर चूक कहाँ हुई, कौन सा ऐसा भ्रम है जिसे लेकर युवा आक्रोश में है। सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। मैं मनु जी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बिहार के अंदर की घटनाएं बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं। बिहार का युवा वैसे तो देश प्रेम में डूबा रहता है, बिहार के युवा की एक भावना भी दिखती है कि देश प्रेम उसके अंदर कितना कूट कूट कर भरा है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी आ रही है जो संशय पैदा करती है कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या है। क्योंकि यहाँ लगातार राजेश जी ने बोला, के सिन्हा साहब ने बहुत विस्तार से बहुत सारी चीजें बताई। हमारे साथ अरुण नेथानी जी भी रहे, अरुण नेथानी जी ने भी बहुत सारी बातें बताई। आखिर वो कौन से भ्रम है? अगर 75% लोगों के भविष्य की बात है, युवाओं के भविष्य की बात है, तो उस पर बात होनी चाहिए, उसकी शंका दूर होनी चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टी चीजें हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि आंदोलनों का समर्थन भी करेंगे, लेकिन इस तरीके की घटनाओं का समर्थन कहाँ तक ठीक है, कैसे आप देखते हैं जी? देखिए, सबसे पहली ये बात है कि हम छात्र और युवाओं को समझा न सके। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जब ये अग्निपथ लॉन्च किया गया और आया, तो उस समय चाहिए था कि इसके गुण और अवगुण को भी सामने लाने का। छात्रों को लगा कि यह उनकी नौकरी को काटा जा रहा है। मैं मानता हूं कि एक अच्छी स्कीम है, लेकिन हम सबसे बड़ी तो आज दिक्कत ये है कि हम उस पर आज टीवी चैनलों पर बहस कर रहे हैं कि जो हमारी भारत की देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मामला है, आज सेना के सवाल पर हम अगर टीवी डिबेट में बात करते हो तो इससे सबसे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है। लेकिन मैं चूंकि गठबंधन के सरकार में शामिल हूं, इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये सामने आया, ये अच्छी उनकी सोच है, लेकिन उस अच्छी सोच को हम नहीं बता सके। आज 3 दिनों से पूरे बिहार के अंदर, खास करके देश के अंदर में ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, नेताओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं, भाजपा के कार्यालयों में आग लगाई जा रही है। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी का और देश के रक्षा मंत्री जी का छात्रों के बीच में आकर इस बारे में नहीं समझाना साबित करता है कि ये उसको अंधकार में रखा गया है। छात्र शक्ति एक अणुबम के समान है श्रीमान। अगर छात्र को हम मरुस्थल पर भेज देंगे तो वहाँ हरियाली का वातावरण कायम हो जाएगा। अगर हरियाली के बीच में उसको उखाड़ देंगे तो वहाँ पर मरुस्थल पैदा हो जाएगा। इसलिए हमें जरूरत है कि छात्रों और युवाओं की जो जिस मामले को लेकर आज गए हैं
उनके मन में संशय की स्थिति उत्पन्न हुई। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं या राजनीतिक दलों की तरह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अभी जरूरत है तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से मन की बातों कहकर जनता को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी तरह से इस विषय पर राष्ट्र के संबोधन करें और छात्र और युवाओं को बताएं ये बिहार की धरती है। बिहार की धरती तरुणाई की अंगराई लेती है और पूरे देश के हुकूमत में आगे बढ़ती है। इसलिए बिहार के छात्र युवा शक्ति को जो लोग भी आज उसके आंदोलन को देख रहे हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि हम छात्र शक्ति और युवा शक्ति को ये समझाने में विफल रहे हैं कि ये जो अग्निपथ स्कीम आया है उसके क्या फायदे हैं और क्या गुण है। अगर ये अग्निपथ के लॉन्च करने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते, अपने सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, संसद को अगर वो विश्वास में लेकर संसद से इसको पारित कराते तो आज ये घटना नहीं घटती। आज कितने लोगों को ट्रेन में आग लग गई, कितने लोगों का ट्रेन छूट गया, लोग सफर नहीं कर सके, कोई श्राद्ध में जा रहे थे, कोई शादी समारोह में जा रहे थे, आज ट्रेन लहलहा के आग लग रही है, बस को फोड़े जा रहे हैं, एम्बुलेंस में लोग चिल्ला रहे हैं। इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन होगा? मनोज भाई यही हम कह रहे हैं। मनोज जी जो आप कह रहे हैं इसी बात को मनोज जी हम भी आपसे कह रहे हैं कि आखिर ये जो घटनाएं हो रही हैं, आक्रोश आप दिखाइए, विरोध आप कीजिए, लेकिन उसके तरीके भी हो सकते हैं और उस तरीकों को बताने वाले कौन लोग हैं जो उन्हें बताएं कि भाई ठीक है, अगर इसके अवगुण ज्यादा आपको दिख रहे हैं तो उसके और भी रास्ते हैं विरोध जताने के, और भी बहुत सारे आंदोलन के तरीके रहे हैं। मैंने कोई अवगुण की बात नहीं किया, कोई राजनीतिक बातें नहीं की जी। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो ये अग्निपथ लॉन्च हुआ है और जिस कारण छात्रों में भ्रम की स्थिति है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य होता है कि वो छात्र युवाओं को राष्ट्र के संबोधन में उसके बारे में बताएं। लोग चाहे कुछ भी कर रहे हो, और हम छात्रों से भी, पार्टी हमारी छात्रों से भी अपील करती है कि वो किसी के बहकावे में ना आए, किसी तरह के राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान न करे। मैं उनसे भी अपील करता हूं। अब बिल्कुल हमारे साथ ओम प्रकाश जी भी हैं। ओम प्रकाश सिंह जी क्या कहेंगे आप कि आखिर चूक कहाँ हुई? ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी जिस तरीके की स्थितियां सामने आ रही हैं, देखिए के सिन्हा साहब भी इस बात को तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ओम प्रकाश जी के सिन्हा साहब ने एक चीज कही कि जो 75% युवा बचेगा उसके भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं एक भ्रांति फैली है कि आखिर उसके बाद युवा बेरोजगार हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। तो ओम प्रकाश जी से कैसे आप बताएंगे युवाओं को, क्योंकि युवा ऐसा युवा है जिसको वास्तव में आपको समय रहते उसे जानकारी देनी होगी। राजेश जी आपके पास भी आएंगे, ओम प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं। जी ओम प्रकाश जी। संजय जी आपका डिबेट पिछले 40 मिनट से चल रहा है। इस डिबेट में रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब के विस्तार से बातें सुनी, क्योंकि सेना के बारे में हमें आपको उतनी जानकारी नहीं है जितना के सिन्हा साहब को जी, और वरिष्ठ पत्रकार अरुण जी ने भी इस पर काफी अच्छी टिप्पणी की है, और कांग्रेस से जो अपेक्षा थी उसके हिसाब से उन्होंने भी टिप्पणी की। यह देश ऐसा है कि जहां देश के अधिकांश नागरिक सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, सम्मान देने का काम करते हैं, आदर करने का काम करते हैं, सलूट करने का काम करते हैं, वही कुछ लोग इस देश के अंदर ऐसे हैं जो सेना का मनोबल गिराने का काम करते। और इसका छोटा सा उदाहरण इस देश ने देखा, मैं किसी पार्टी पर लांछन नहीं लगा, जब अपनी आन बान शान के लिए जान पर खेल करके सेना के जवानों ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो शर्म आती है बताने में, इसी देश के कुछ लोगों ने उन सेना के जवानों से कहा कि भैया सबूत दो कि आप पाकिस्तान गए थे, सबूत दो कि आपने जो है आतंकवादियों के ध्वस्त किए थे। खैर ये दूसरी बात। मेरा यह कहना है कि नौजवानों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने ये योजना लागू। मेरा यह मानना है कि 100% सही है। मेरा मानना है कि इसमें कुछ कमियां और खामियां भी होंगी। क्या इसका यही रास्ता है? जो बैठे हैं ताक में, जिनकी दुकानें बंद हो चुकी है राजनीतिक, जिनका जनाधार खिसक चुका है,
जिनका जनाधार बिखर चुका है, वो कोई न कोई बहाना इस देश के अंदर ढूंढ रहा है नौजवानों को समझाने। मेरा तो ये मानना साफ साफ, छात्र ये काम कर नहीं सकता, क्योंकि देश का किसान, सैनिक, छात्र ये पवित्र शब्द है। कभी भी जो है सेना में भर्ती होने वाला छात्र, इस देश का जो है नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का सैनिक, कभी भी कोई काम गलत नहीं कर सकता। लेकिन इस देश के अंदर जब जब हिंसा हुई है, ये बात पर्दाफाश हुआ है, चाहे सीए को लेकर हो, चाहे एनआरसी को लेकर के हो, 370 को लेकर के हो, 35A को लेकर के हो, किसान आंदोलन को लेकर के हो, मतलब कि कहां से ये उभरते। ठीक है, उभर जाओ, इस देश के अंदर सबको अधिकार है, लोकतंत्र ने दिया है, भैया विरोध करो, आप संसद में उठाओ, विधानसभा में उठाओ। ये सीधे सीधे हिंसा करने का अधिकार इस देश को किस संविधान ने दिया? अभी आपने देखा राहुल गांधी जी को ईडी बुलाया उनसे पूछने के लिए, वो कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं बुलाया, इंदिरा गांधी के पत्र को नहीं बनाया, राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के पत्र को नहीं बुलाया। प्रकाश जी, आज तो हम सैनिकों पर बात कर लें, क्योंकि के सिन्हा साहब और अरुण जी भी हमारे साथ बड़ी मुश्किल से जुड़े हैं। आप ये बताइए, पार्टी के प्रवक्ता आइए सैनिकों पर प्रकाश जी, दो आप शब्द किस में बात पार्टी के करता प्रवक्ता हैं? हूं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि बहुत सोच समझ करके ये योजना सरकार ने लागू की है। 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही, और देखिएगा इस देश का छात्र नौजवान कितना बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लेता। आप ये बताइए, सेना में जाना ये जज्बा की बात है, शान की बात है, जिसका बेटा भाई सेना में जाता है उसके घर के लोगों को लोग सम्मान से देखते हैं। अरे चुप रहो यार, परजीवी आदमी काय को बोल रहे हो? चुप रहो, अरे चुप रहो यार, अरे भैया चलिए, चर्चा का जो माहौल है, ओम प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगा लास्ट में। अरुण भाई चलिए एक मिनट, अरुण जी से एक चीज लेते हैं। अरुण जी यहाँ कुछ चीजें हैं, देखिए 25% तो अरुण जी बोला है कि सेना में ही लोग रह जाएंगे। अरुण भाई आवाज आ रही है ना आपको? हाँ जी बिल्कुल जी। अरुण भाई जैसे कहा गया है 25% सेना के अंदर ही रुक जाएंगे, तो 25% के बाद बचे 75%। राज्य सरकारें कह रही हैं कि 25% की भागीदारी वो सुनिश्चित करेंगे, अब बचे 50%। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो अर्धसैनिक बल है, गृह मंत्रालय उसमें कह रहा है कि लगभग उतना ही वो भी भागीदारी को सुनिश्चित कराएंगे, अब बचे 25%। तो क्या 25% के लिए देश में व्यवस्थाएं नहीं बन सकती? ये एक बड़ी बात है। आखिर जो उनका भविष्य है उसे सुरक्षित करने की बात हो रही है, लेकिन क्या है कि आज कल हम देख रहे हैं लगातार आक्रोश जो है वो सड़कों पर कुछ इस तरह दिखता है कि लगातार आगजनी, पथराव इस तरीके से आजकल होने लगा है। तो ये कोई तरीका नहीं है, समाधान कैसे निकले अरुण भाई, उस पर बात होनी चाहिए। जी निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वैसे ईमानदारी की बात तो ये है कि एक बड़ा परिदृश्य है सामने, हमारे देश के सामने, और युवाओं के लिए बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी वो चीजें, लेकिन इस मुद्दे को सरकार को संबोधित करना चाहिए। हाँ। कि जो और दूसरी बात ये कि वो जो हिंसा कर रहे हैं उनको भी बातचीत का मंच पर आना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, देश की सुरक्षा का, देश की अस्मिता का विषय है, तो ये युवाओं का देश है। हर युवा को रोजगार मिले, ये तो हम लोग की भी इच्छा होती है कि हर घर में खुशहाली आए। तो एक सकारात्मक पक्ष के लिए चलना चाहिए, सभी सहमतियां होनी चाहिए, चाहे राजनीतिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो। और सरकार एक संदेश जरूर दे कि सुरक्षा बोध न रहे, आगे नए विकल्प हैं उनके सामने। और निश्चित रूप से वो बहुत प्रशिक्षित होकर, बहुत योग्य होकर के वो लोग निकलेंगे अगर ये व्यवस्था लागू होती है। तो सरकार को संबोधित करना चाहिए और युवाओं को भी बातचीत करनी चाहिए, लेकिन हिंसा को माफ करना चाहिए। नहीं बिल्कुल अरुण भाई, जो 75% है केवल उन लोगों की बात करनी है कि उनको भविष्य कैसे सुरक्षित हो, और इसके लिए विपक्ष को भी उस भूमिका में आना चाहिए कि भविष्य सुरक्षित करने की बात हो, ना कि ये बात हो कि इस योजनाओं को वापस कर दे, फलाना योजना वापस कर दें। तो योजनाएं जब तक लागू नहीं होगी उसके रिजल्ट कैसे पता लगेंगे? आप ये तो कह सकते हैं भाई कुछ समय के लिए लागू कर लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं के सिन्हा साहब यहाँ पर, बिल्कुल राजेश भाई आपके पास भी आ रहा हूँ, के सिन्हा साहब से एक ले लूं कि इसका समाधान अब आगे क्या हो सकता है। आ रहा हूँ राजेश भाई, आप बोलिएगा, पूरा बोलिएगा के सिन्हा साहब, क्योंकि आप उसके बाद बोलिएगा, के सिन्हा साहब के बाद आप भी बोलिएगा। जरा के सिन्हा साहब से मैं पूछ लूं कि जो 75% युवा है जिससे लेकर आप भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि उनके भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा चिंता हो रही है, तो उसी पर उनसे जान लेते हैं कि समाधान क्या हो और इसका समाधान कैसे निकले।
सिन्हा साहब। देखिए जो आप बात कर रहे हैं, जो 4 लोग ले हैं उसमें से 3 जो एक तो अब्जॉर्ब हो जाएगा सेना में और 3 जो बच जाएंगे, जिसको आप 75% कहते हैं। जो 3 बच गए या 75% जो बच गए, उसके ऊपर में बहुत सारी चीजें आ गई। हाँ, ये बहुत बड़ी भूल तो हुई है आज के दिन में कि इसको बताया ही नहीं गया कि ये कहाँ जाएंगे, क्या ऐसे रह जाएंगे। केवल ये कहा दिया गया कि हमने इसका पूरा लिया हुआ है कि ये कैसे होगा। बात ये है कि देखिए, ये जो 75% है अदर देन अनडिजायरेबल का मतलब होता है कि सेना में भी भर्ती होते हैं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अनडिजायरेबल तत्व होते हैं, जो डेड वुड होते हैं, ना तो वो काम करते हैं ना काम करने देते हैं, तो उनकी तो कहीं गिनती नहीं। अब इस 75% में वो कितने होंगे, वो आने वाले समय में वो हो सकता है कि एक भी ना हो, 0 हो, सारे के सारे फिट हो कि देश की किसी भी दूसरे जगह संस्था में वो काम कर सकते हैं और अच्छी बेटर पोजीशंस में। दूसरा है कि हो सकता है 75 के 75 नाकारा हो जाए। तो पॉइंट ये है कि सेना के ऊपर में इतना दायित्व होना चाहिए कि जो अनडिजायरेबल हैं उनका तो कोई ये नहीं है। मैं मानता हूं कि 0% होना चाहिए। अब आया आपका वही लेकर चलते हैं कि 75% जो लोगों को आप क्या करेंगे, तो उसके ऊपर सरकार ने भी बहुत सारी चीजें बताई। देखिए, गृह मंत्रालय ने भी बोला है, हाँ यहां ये टूट हुई, इनको ये पहले बताना चाहिए कि ये लोग वेस्ट नहीं होंगे, ये एक रिसोर्स है और इतना बड़ा रिसोर्स इस भारतवर्ष को नहीं मिलेगा जो सेना में 4 साल नौकरी कर चुका है। वो एक उसको कहेंगे एक ऐसा स्रोत होगा, शक्ति का स्रोत, जिसको लेने के लिए लाइनें लगी होंगी। और यहीं पर जो आज के राज्य पक्ष के लोग हैं, जो सत्ताधारी हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। यहां गलती हुई है, ये मैं मानता हूं, मगर ये कभी नहीं आपको होगा कि सेना के अंदर में रिफॉर्म्स कैसे आए, ये सड़कों के ऊपर डिसाइड होगा। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता इस देश के अंदर में कि सड़क जो सेना की रिफॉर्म है उसके लिए आप आने के लिए एक गलत रास्ता अपनाएं और लोग भड़काएं उसके ऊपर। ये आपको मैं यकीन दिलाता हूं संजय, ये तो अभी शुरू हुई है। ये पूरी प्रक्रिया 2032 तक पूरी होगी, जबकि 50-50%, ये 25% नहीं रहेगा। बाद में सेना का स्वरूप में 50% परमानेंट और 50% अग्निपथ वाले लोग जो आएंगे अग्निवीर होंगे। नहीं, बिल्कुल यही के सिन्हा साहब, यही एक बात है जो आपने बताई है। सुन लीजिए, मैंने बहुत इस पर किया है, बहुत बारीकी से देखा है। नहीं बिल्कुल, तो राजेश भाई देखिए, जो सिन्हा साहब ने तो बहुत जबरदस्त एक बात कही है। आप एक चीज बताइए राजेश भाई, ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि जो सैनिक है, जो हमारा 4 साल का जो सैनिक वहां कोर्स करके आएगा, एक तरीके का ये भी एक कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, उस कोर्स को करके आएगा, तो ऐसा क्यों लगता है कि उसको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी? वो ट्रेंड युवा होगा और आपको लगता है कि देश का सैनिक खाली रह सकता है या उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी? इसका जो हल है वो तो राजनेताओं को निकालना है, सरकारों को निकालना है। तो बातें होनी चाहिए सदन के अंदर या सड़कों पर बातें होंगी? जी अच्छा, सब बहुत अच्छा बात संजय जी कहे। वो आदरणीय के सिन्हा साहब सुन रहे थे, आदरणीय अरुण जी का सुन रहे थे, ओम प्रकाश जी थोड़ा उनका भी हम सुने। हम लोग समाधान की ओर हैं। जब सदन की बात आप किए हैं तो क्यों नहीं सदन में पहले विश्वास में लेते हैं नरेंद्र मोदी जी, फिर बहस करते हैं, फिर कोई योजना लाते हैं। विरोध किस बात का हो रहा है? विरोध सेना में बहाली का नहीं हो रहा है। सेना में बहाली की तैयारी में तो बच्चे हैं ही। विरोध इस बात का हो रहा है कि 4 साल के नियुक्ति क्यों? मैं तो छोटा सवाल कर रहा हूँ, या तो तीनों पैनलिस्ट बैठे हों या सरकार के प्रतिनिधि कोई दें कि पिछले कई वर्षों से जो सेना में पद खाली है जहां नियुक्ति नहीं हुई है, राजेश भाई, तो फिर नए एक्सपेरिमेंट ना करें, नए प्रयोग ना करें कोई भी? फिर तो कुछ नहीं प्रयोग करें, किसी का भविष्य अंधकार में नया प्रयोग आप नहीं, यही भविष्य अंधकार ना रहे, इसी की तो बात करनी है। इसे आप जीएसटी लाए, संशोधन करना पड़ा, नोटबंदी लाए, विफल हो गया, भूमि अधिग्रहण कानून लाए, वापस होना पड़ा, किसान के लिए कानून लाए, 1 साल के आंदोलन के बाद वापस होना पड़ा। आज नौजवानों के भविष्य अंधकार में रखे हैं तो लोग सड़कों पे जाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। 4 साल में किसी को अंधकार में नहीं रखते। हम तो कहते हैं कि आप ट्रेनिंग की बात करते हैं, सबको ट्रेनिंग कराइए, क्या दिक्कत है? पीएम से लेकर डीएम से लेकर सीएम तक का बेटा कराइए। चलिए मनोज जी, समाधान क्या लगता है आपको? मनोज जी, क्या समाधान लगता है आपको?
जल्दी से 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा। ओम प्रकाश जी से भी फिर मैं समाधान पर आऊंगा जी। समाधान तो ये तय है, मैंने कहा जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के छात्र युवाओं को इस मामले पर संबोधित करेंगे, उस दिन ये समाधान हो जाएगा। ये जो खुरच कर सामने आ रहा है 4 बरस 7 बरस, इससे छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में संदेह उत्पन्न हो रहा है। और कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ डिबेट में, वो भी इनके समाधान की दिशा में छात्रों के बीच में कहीं से नहीं जा पा रहे हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी तुरंत ही इस पर एक्शन लेंगे और जो उन्होंने ये अग्निपथ को लॉन्च किया है उसके बारे में छात्रों युवाओं को पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। चलिए ओम प्रकाश जी, अब आगे क्या? ओम प्रकाश जी, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, समाप्त हो जाए। योजना अच्छी है, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन कुछ भ्रांतियां हैं, ये कैसे दूर होंगी? जी ओम प्रकाश जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा जी। देखिए संजय जी, भ्रांतियां तो बातचीत करने से ही दूर होती है। अगर भ्रांति का कोई विषय है तो उसको उठाया जाए। आपके डिबेट में सबसे बड़ी बात ये उठी कि अगर 25%, अगर मान लीजिए कि 2 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती होती है तो 25% मतलब 2.5 लाख लोग तो सीधे सेना में भर्ती हो जाएंगे, बचे 75%। अब उनको ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि साहब उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, कल उनको कोई पूछेगा नहीं। 2 बातें। पहली चीज ये कि जब वो रिटायर होंगे, सरकार की तरफ से 11.71 लाख 12 लाख रुपया उनको मिलेगा। 12 लाख रुपए में कोई भी नौजवान अपना उद्योग धंधा भी शुरू कर सकता है। दूसरी बात, सरकार ने ये भी इसमें अमेंडमेंट किया है कि अगर वो उद्योग लगाना चाहता है, कोई उद्यम करना चाहता है, तो बैंकों से सस्ते दर पर जो नौजवानों को ब्याज दिया जाता है, ब्याज पर उनको लोन की सुविधा देगी। तीसरी बात, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के अंदर जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके मुख्यमंत्रियों ने खुलेआम कहा है कि अगर ये 75% नौकरी चाहते हैं तो मेरी सरकार में पैरामिलिट्री फोर्स में, पीएससी में, पुलिस में उनको प्राथमिकता दी जाएगी और दूसरी नौकरियों में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो सरकार तो हर तरह से तैयार, लेकिन ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है और ये ललकारा जा रहा है कि ये नौजवान है, ये तगड़ाई है, ये ट्रेन फूकेंगे, ये बस फूकेंगे, ये प्राइवेट संपत्ति नष्ट करेंगे, ये तोड़ फोड़ करेंगे, हिंसा करेंगे, इनकी क्या दवा है संजय जी? ये जो परजीवी बैठ के बोल रहे हैं ना, साहब योजनाएं तो ठीक है, नौजवान है, आक्रोश में है। अरे भैया, कहीं तुम आग में पानी भी डालने का काम करते हो कि हर जगह घी डाल के उसको और जलाते हो? इस देश के अंदर, और एक बात सुन लीजिए, इस देश की जनता सारी चीजों को देख रही, और यही कारण है पिछले 1 दशक से इस देश की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जिस परिवार की विरासत थी, आज पैदल हो चुकी है। हमने नहीं किया, जनता ने किया। हमने तो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत बना कौन रहा? हम हमारे बनाने की ताकत तो जनता बना, फिर भी ये समझ नहीं रहे। जहां आंदोलन हो, जहां कोई आक्रोश हो, ये कांग्रेसी उसमें जूझ पड़ते हैं और विपक्षी पार्टियां। आप बताइए, इस देश के अंदर, मैं कहता हूं इस देश का नागरिक हूं, आप भी संजय जी नागरिक, इस देश के अंदर जो सही है उसकी तो आप दलाली करेंगे, आप उसको ठीक कहेंगे, लेकिन जो गलत है उसकी निंदा करना बता दीजिए। इस देश के अंदर जितनी भी घटनाएं, जितने भी उपद्रवी है, इनका समर्थन करने की बजाय ये बता दें, अभी परसों इनका शेख हुसैन जो कांग्रेस का नेता है, वो गाली प्रधानमंत्री को दे रहा है और रोज डिबेट कर रहे हैं। और कांग्रेस की एक नेता के मुंह से ये बात नहीं निकली कि प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ और मैं इसको पार्टी से निकाल रहा हूँ। चलिए, कहीं ना कहीं समाधान निकलना चाहिए। मैं नुपुर शर्मा को तो निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, उनको प्रवक्ता। तुम क्या कर रहे हो? गाली दिलवा रहे, प्रधानमंत्री जी को गाली दिलवा रहे और उसकी जो है बड़ाई कर रहे हो। अरे ये देश सब कुछ देख रहा है राजेश राठौर, और इसका प्रतिबल जो है अभी भी होश में नहीं हो। आप अभी केवल आत्ममंथन कर रहे हो। ये जिंदगी गुजर गई, 19 से आत्ममंथन कर रहे हो और 19 से भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी, लेकिन मुद्दा बड़ा अहम है। और बहुत बड़ी बात यह है कि आक्रोश होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आक्रोश सड़कों पर नहीं,
कहीं धरने के रूप में भी हो सकता था, बहुत सारी बातें सदन के लिए भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कहाँ कहा गया है, कौन से संविधान में लिखा है कि आप उठाओ रेल फूंक दो। ये एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो सकती हैं, उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। आपने अपना समय में दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेना को आधुनिक और सक्षम बनाने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। ये माना जा रहा है तीनों सेनाओं के सैनिकों की बड़े स्तर पर वहां पर जरूरत है। सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती का विकल्प निकाला है। बेशक सेवा का अनुबंध 4 साल का है, लेकिन इसके बाद भी अग्निवीरों के सामने कई विकल्प होंगे। जितने भी विकल्प हैं उन पर बात होनी चाहिए, और जो युवा 4 साल बाद निकल कर आएंगे उन पर बात होनी चाहिए। उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो, उन पर बात होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ घटनाएं जो सामने आती है उससे सभी युवाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो इसलिए युवाओं को भी सोचना चाहिए कि जितनी भी चीजें हैं उसका समाधान बात से ही हल होगा। उसका समाधान करने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं। इस सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।